हे हाय। तो आज हम सबसे टिपिकल यूनिट करने वाले हैं जो कि है हायर एजुकेशन। लेट मी शो यू दिस थिंग। तो देखो ये यूनिट ना बहुत लंबी है, बट मेन बात ये है कि इसका ना कुछ ही एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। देखो हमेशा एक चीज लगती है 20% एरिया से 80% क्वेश्चंस आते हैं, जबकि 80% एरिया से सिर्फ 20% क्वेश्चंस आते हैं। तो क्यों ना हम वो 20% वाला एरिया कर लें जहाँ पे 80% क्वेश्चंस आए। ये वाली यूनिट में ना हमको पूरा पूरा नहीं करना पता। जैसे बाकी यूनिट्स में हम पूरा पूरा करते हैं ना, वैसे इस वाली यूनिट से क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आते हैं। दैट इज द रीजन हमें सिर्फ 20% करके 80% रिजल्ट पाना होता है। दैट मीन्स कि हम जो ये पढ़ेंगे ना, इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। और मेरी बात मानो, यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो बोल सके कि आपको 5 में से 5 क्वेश्चन इस यूनिट में दिला सके। तो चलो विदाउट फर्दर अडू हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे की या उससे भी कम घंटे की वीडियो होगी। एंड आई श्योर यू, अगर आप इस यूनिट को पूरा कर लेते हैं ना, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। पहले मैं बता देती हूँ इस यूनिट से क्या-क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें एंशिएंट एजुकेशन पढ़ना है, जिसमें ना वैदिक एजुकेशन आएगा, बुद्धिस्ट एजुकेशन आएगा। उसके बाद हमको कुछ यूनिवर्सिटीज़ पढ़नी है। देन उसके बाद हमारी जो है ब्रिटिश एजुकेशन इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये वाला जो टॉपिक है ना, वो हम आखिरी में करेंगे। कि उसके पहले ना हमें एक टॉपिक पढ़ना रहता है, जिसका नाम है हमारा टाइप्स ऑफ क्या था, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ना पड़ता है हमको इंडियन एजुकेशन का। एंड देन उसके बाद हम टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज पढ़ेंगे, जिसमें हमारी ओपन यूनिवर्सिटी होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, प्राइवेट हो गई, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई। आपको नहीं पता ना डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, मुझे भी नहीं पता था। उसको भी देखेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन आए हैं, राधा कृष्ण कमीशन, ये सारे कमीशन हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस के कमीशन है। ठीक है, तो ये हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद का न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, पहले बहुत क्वेश्चन आ रहे थे। तो उसको हम पूरा नहीं छोड़ सकते, कुछ एरिया तो हमको करना ही पड़ेगा। तो वो एरिया भी मैं इस वीडियो में आपको कवर करवा दूंगी। ये इसका मतलब ये है कि इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी कोई भी दूसरी वीडियो वॉन्डर करने की या खोजने की या ढूंढने की कोई मेहनत नहीं करनी। सबसे पहले आता है अपना हायर एजुकेशन में वैदिक एजुकेशन। तो एंशियंट इंडिया के टाइम पे ना ये वैदिक एजुकेशन चलता था। और देखो मेनली ना जो प्राइमरी होता ना, प्राइमरी जो एजुकेशन होता था, वो ना इस टाइम पे फैमिली देती थी। ठीक है, फैमिली सारे काम करवाती थी आपके, और फैमिली जो बेसिक नॉलेज होती है ना, वो देती थी। हायर एजुकेशन कौन देता था, तो वो गुरुकुल देते थे। तो गुरुकुल में ना जो गुरुज होते थे, वहां पे जाना पड़ता था एंड देन स्टडी करना पड़ता था। तो गुरुकुल वाला सिस्टम चलता था। और यहाँ पे ना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखो आप लोगों को पता है कि मैं आपको पढ़ाने तो आती हूँ, लेकिन आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो मतलब नहीं है। इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यहाँ पे ना क्या सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन थी या फिर सिर्फ इनफॉर्मल एजुकेशन थी। तो नहीं, यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों टाइप की एजुकेशन थी। मतलब स्ट्रक्चर्ड, मतलब जो सिलेबस रहता था ना, वो फॉर्मल होता था, यानी कि स्ट्रक्चर्ड होता था, मतलब पता रहता था कि क्या क्या आएगा सिलेबस में। उसके बाद जो एडमिशन था ना, उस जो जब एडमिशन होते थे ना, तो उसकी एक फॉर्मल ना सेरेमनी होती थी, उसको बोलते थे उपनयन। ठीक है, तो ये जो उपनयन था ना, ये एक तरीके से इनिशिएशन था, जब ना लोग अपने घर को छोड़ के गुरुकुल में प्रवेश करते थे। ठीक है, अपने नेचुरल पेरेंट्स को छोड़ देते थे और गुरुकुल में चले जाते थे। दैट मीन्स उपनयन। ठीक है, उपनयन। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या उपनयन सिर्फ बॉयज का होता था या फिर उपनयन सिर्फ गर्ल्स का होता था या दोनों का होता था। तो आंसर क्या है इसका, आंसर ये है कि उपनयन दोनों का होता था। ठीक है, उपनयन को ना सेकंड बर्थ भी बोला गया है। ठीक है, उसके बाद ना इसमें पूछा गया कि इसका एम क्या था। ठीक है, वैदिक एजुकेशन को पढ़ाने का एम क्या था। तो इसका था मतलब अल्टीमेट रियलाइजेशन या फिर फ्रीडम ऑफ सोल, यानी मोक्ष या फिर मुक्ति। तो वो अलग अलग कल्चर में ना यही चीज पाने की कोशिश करते हैं, बट उसका नाम थोड़ा डिफरेंट कर देता है। ठीक है, तो हिंदू धर्म में या फिर इसमें एंशिएंट एरिया में हम इसको मुक्ति या मोक्ष बोलते थे। देखो उस टाइम पे क्या था ना, कि ऐसे ना अपनी सर्विसेज नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब हो गया या कोई जॉब हो गया, इस टाइप का नहीं था। क्योंकि जो काम होते थे ना, वो पहले से फिक्स्ड होते थे, क्योंकि इस कास्ट वाले लोग ये वाला काम करेंगे। इसीलिए ये लोग ना ज्यादा मतलब पढ़ाई को उतना ज्यादा वो नहीं करते थे। एंड ना यहाँ पे ना स्पेशलाइज्ड करिकुलम होता था, जैसे कि डिफरेंट कास्ट के जो लोग होते थे ना, उनका वे ऑफ लिविंग एंड अर्निंग के लिए ना स्पेशलाइज्ड करिकुलम बनाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्राह्मण है ना, फॉर एग्जाम्पल वैदिक एजुकेशन में ऐसे लिखा हुआ है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, राइट। तो ब्राह्मण का काम होता है पढ़ाना, है ना, एजुकेट करना। तो ना उसमें ना उनको इस हिसाब से वो बनाते थे, उसमें उनको उनको ना उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल क्षत्रिय है तो वो फाइट करते थे, वॉरियर क्लास है, तो उनको ना वॉरियर की तरह मतलब पूरा ट्रेन किया जाता था उस टाइम पे। दैट इज अ स्पेशलाइज्ड करिकुलम। ठीक है, उसके बाद नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल बट मोरल एंड स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस जो है एजुकेशन भी दी जाती थी। ठीक है, फिर ना यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे क्या फ्री एजुकेशन थी या कंपलसरी एजुकेशन थी। तो यस, फ्री भी थी एंड कंपलसरी भी थी। तो ना इसका ना गुरुकुल सिस्टम था। गुरुकुल सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे ना मतलब पढ़ाने का जरिया क्या था, मैं जैसे आपको हिंदी में इंग्लिश में वर्ड्स यूज करके पढ़ा रही हूँ, तो वहां पे वो लोग ना संस्कृत को यूज करते थे, संस्कृत को यूज करके कम्युनिकेट करते थे, पढ़ाते थे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो सैल्वेशन प्राप्त करना इनका ऑब्जेक्टिव था, मतलब वही मोक्ष टाइप का। ठीक है,
और ये लोग क्या पढ़ते थे, तो वेदा की स्टडी करते थे। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या थी यहाँ पे, स्पेशलाइज्ड करिकुलम था। यानी कि स्टार्टिंग में आप पढ़ते जाओगे एंड एट द एंड जाके आपको स्पेशलाइज्ड करिकुलम मिलेगा। जैसे हम अपनी अपनी फील्ड चूज कर लेते हैं ना, वैसे ही टाइप का है ये, ठीक है। और एजुकेशन क्या होती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। क्यों? क्योंकि एजुकेशन मेनली ना एक इंसान की डेवलपमेंट के ऊपर काम करती थी, ना कि उनको कोई बड़ी पोस्ट दिलाने के लिए या इसके लिए। बिकॉज किंग थे और किंग के अपने आप ऑफिशियल्स तो ऑलरेडी थे ही, तो कुछ इसमें फाइट करने की जरूरत तो वैसे भी नहीं थी। दैट इज द रीजन। अब आता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे ना कोई सेपरेट गुरुकुल्स नहीं थे गर्ल्स के लिए एट द एज ऑफ 12 या उससे आगे की एज में, ठीक है। उनको ना हायर एजुकेशन नहीं मिलती थी। देखो, वैदिक के टाइम पे ना गर्ल्स की सिचुएशन काफी अच्छी थी, लेकिन लेटर वैदिक एज में ना क्या हुआ था, बाहर के आक्रमण आ गए थे, है ना। पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे बाहर से बहुत सारे आक्रमण आए थे, स्पेशली अरब वाले एरिया से, है ना। वो जो एरिया है ना, अरब वाला एरिया या ऊपर वाला एरिया, यहाँ से बहुत सारे आक्रमण आते थे, मतलब अटैक्स आते थे इंडिया के ऊपर। दैट इज द रीजन जो वुमेन्स की सिचुएशन थी वो यहाँ पे खराब हो गई, ठीक है। तो 12 या ऊपर के एज वालों के लिए अलग गुरुकुल नहीं था, उससे कम वाले में साथ में पढ़ सकते थे। उसके बाद आता है हमारा सेकंड, बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो यहाँ पे ना पाली लैंग्वेज यूज होती थी। तो ना बुद्धिस्ट में पाली यूज होती थी और जैनिज्म में कौन सी होती थी, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, पी से ही नाम है उसका भी। तो प्राकृत यूज होती है, चलो बता देती हूँ। प्राकृत यूज होती थी, ठीक है। तो बट लेटर के टाइम पे ना इन लोगों ने संस्कृत अडॉप्ट कर ली थी। इसमें ना वो हो गया था, यानी कि हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया था। दैट इज द रीजन इसमें संस्कृत यूज होने लगी। नेक्स्ट आता है महाविहाराज। एक तरीके से संस्कृत इज अ संस्कृत एंड पाली टर्म फॉर द ग्रेट विहाराज। तो बड़े बड़े जो विहाराज बनते थे ना, उसको महाविहाराज बोलते थे। और यहीं पे ना इन लोगों की लर्निंग और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनती थी, जो कि ना मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स की तरह होती थी, ठीक है। देखो, जैसे ना बुद्धिस्ट के टाइम पे ना वहां पे दो टाइप की प्लेसेस बनती थी। एक होती थी चैत्य और दूसरी होती थी विहारास। तो चैत्य में ना ये लोग चैंट वेंट करते थे। चैंट मतलब होता है कि जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना, वैसे ये लोग क्या करते थे, चैंट करते थे। और उसके बाद क्या करते थे, विहारास में लोग रहते थे। उसके बाद ना एक टर्म है भिक्खुस करके। तो भिक्खुस क्या होते थे, ये एक तरीके से मॉन्क्स को भिक्खुस बोलते थे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 4 नोबल ट्रुथ्स है और 8 फोल्ड पाथ्स है, ठीक है। ये इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बट अगर इन केस यू हैव टाइम तो आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले आती है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स है, आपको इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी फाउंड हुई थी 6th सेंचुरी बीसी में एंशिएंट इंडिया में। ओवर 10,500 स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना, हायर स्टडीज करने के लिए आते थे। प्रेजेंटली ये ना रावलपिंडी में है, पाकिस्तान में, ठीक है, पंजाब डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान में। देन स्टूडेंट्स यहाँ से ना बेबीलोनिया हो गया, ग्रीस हो गया, अरेबिया हो गया, चाइना हो गया, यहाँ सबसे लोग आते थे यार पढ़ने के लिए हमारे इंडिया में। फिर उसके बाद ये लोग ऑफर करते थे 64 डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी, जैसे कि वेदास हो गया, ग्रामर हो गया, फिलोसफी, आयुर्वेदा, एग्रीकल्चर, सर्जरी, पॉलिटिक्स, आर्चरी, वारफेयर, एस्ट्रोनॉमी, कॉमर्स, फ्यूचरोलॉजी, म्यूजिक, डांस एक्सेट्रा, ठीक है। एडमिशन जो होते थे ना यहाँ पे मेरिट के बेस होते थे। फॉर एग्जाम्पल ये लोग ना टेस्ट वेस्ट लेते थे, एग्जाम लेते थे, और उसमें जिनकी रैंकिंग अच्छी आती थी ना उनको एडमिशन दे देते थे। उसके बाद ना इसको ना यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980s। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, यूएन एक बॉडी है, ठीक है, वर्ल्ड की बॉडी है ना। तो यूनाइटेड नेशन जो है उनका एक प्रोग्राम चलता है, और उसमें क्या करते हैं वो ना जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स होती है ना उनके नजर से उसको ना ये लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बोल देते हैं। दैट मीन्स कि जब भी कोई वॉर होगा या कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी, उसमें दूसरी कंट्री, किसी भी कंट्री के ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ये किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। इसको प्रोटेक्ट करने का काम पूरे वर्ल्ड का होता है, ठीक है। सेकंड आती है हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी। इसको फॉर्म किसने किया था, कुमारगुप्त वन ने किया था। तो नालंदा ना बहुत ज्यादा एंशिएंट महाविहारास इन द एंशिएंट वाज एन एंशिएंट महाविहारा इन द एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध। आपको पता है जो एम्पायर्स बने थे, 16 महाजनपद बने थे, उसमें मगध जो था ना वो बहुत बड़ा निकल गया था। मॉडर्न डे बिहार के अंदर ही आता है, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा थी ना, इसने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इन द इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ ग्रेट पावर अराउंड 4th सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था ना, एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरिट बेसिस पे नहीं लेते थे। जैसे देखो, जैसे आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे ना, सपोज करो आप नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हो, ठीक है। अंदर जा रहे हो ना, तो आप लोगों को ना एडमिशन लेना है ना। तो इसका कोई फॉर्मल प्रोसेस वगैरह नहीं है। वहां के जो द्वाराचार्य होते हैं ना, दरवाजे में कुछ लोग खड़े रहेंगे, वो आपसे कुछ कुछ अजीब टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अगर आपने उन क्वेश्चन के सही जवाब दे दिए ना, तो आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा।
और ना इस यूनिवर्सिटी को भी ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट के में रखा हुआ है, ठीक है, 9 जनवरी 2009 में रखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों की डेट आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना कि तक्षशिला की यूनिवर्सिटी की डेट क्या थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, और नालंदा की क्या डेट थी, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो पीवाईक्यू में आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुरु का मतलब क्या होता है, आचार्य का मतलब क्या होता है। देखो, गुरु जो होते हैं वो क्लास टीचर होते हैं, ठीक है। आचार्य कौन होते हैं, जो कि एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड टीचर होते हैं ना, उनको हम आचार्य बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ना कोई इंसान है, कोई लोग हैं जिन्होंने कुछ कुछ बुक्स लिखी है ना, उसको हमको पढ़ना है क्योंकि पीवाईक्यू में आ चुका है। तो एक आता है बौद्धा है ना, उसने सल्व सूत्र लिखा है। एक नागार्जुना राष्ट्र रत्न कारा लिखा है, ठीक है। ब्रह्मगुप्त, उन्होंने ब्रह्म स्तूपा सिद्धांतिका लिखा है, ठीक है। विष्णुगुप्त जो कि कौटिल्य है, चाणक्य का अलग नाम है, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है। गौतम ने लीलावती लिखी है, और भाष्यकाचार्य ने न्याय सूत्र लिखा है, ठीक है। ग्रामर ट्रेडिशन से रिलेटेड भी एक बुक है, भर्तृहरि, ठीक है, इसको याद रखना। वाक्य पढ़िया, है ना, इसको संस्कृत में बोलते हैं वाक्य पढ़िया, जो भी लिखा है वट इसको संस्कृत में बोलते हैं, ठीक है। अब हमारी कुछ और यूनिवर्सिटीज आती है, उसके साथ ना कुछ पीवाईक्यूज में आपको बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहले हमारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। यू मेनली ना, इस यूनिवर्सिटी के ना 6 कॉलेजेस थे, ठीक है। ये मेनली तांत्रिक बुद्धिज्म से बिलोंग करती है ना। उस टाइम पे तांत्रिक बुद्धिज्म भी इमर्ज हो रहा था, ठीक है। हिंदुइज्म के प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा था, मैंने बताया आप लोगों को बुद्धिज्म में, तो संस्कृत भी अडॉप्ट हो चुकी थी लैंग्वेज, और साथ साथ तांत्रिक बुद्धिज्म, तंत्र वंत्र वाली जो चीजें हैं हिंदुइज्म में थी, वो अब बुद्धिज्म में भी आने लगी थी, ठीक है। तो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर था ड्यूरिंग पाला, है ना, धर्म पाला जो था ना, उसने इसको फाउंड किया था, ठीक है। और दूसरी कौन सी थी, एक तो इंपॉर्टेंट विक्रमशिला थी, और दूसरी थी हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार। सब्जेक्ट क्या क्या था इसमें, फिलोसफी, ग्रामर, मेटाफिजिक्स, इंडियन लॉजिक एक्सेट्रा यहाँ पे पढ़ाया जाता था। खिलजी ने ना डिस्ट्रॉय करा था नालंदा को, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन खिलजी ने ना विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय किया था। तो नेक्स्ट आ रही है हमारी मिथिला यूनिवर्सिटी। मिथिला यूनिवर्सिटी के ना ज्यादा हमको रिकॉर्ड्स मिले नहीं है, है ना। तो ये जो लर्निंग सेंटर्स है ना, ये एग्जिस्ट करते थे टाइम ऑफ द राजा जनक। तो जनक, मिथिला के किंग जो राजा जनक थे ना, तब से यूनिवर्सिटी ऐसे बोला जाता है कि एग्जिस्ट करती है। एक तरीके से प्रोमिनेंट सीट थी ब्राह्मणिका सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट आती है हमारी जगदलला यूनिवर्सिटी, जगदलला विहार, जगदला विहार, यस। तो ये बांग्लादेश में है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग है इन द अर्ली 11th सेंचुरी। अब एक उदयपुर यूनिवर्सिटी है जो कि पाला किंग गोपाला ने बनाई थी, स्टैब्लिश हुई थी लेट 8th सेंचुरी में इन मगधा, जो कि मॉडर्न डे बिहार में है, एंड फ्लरिश हुई थी 400 ईयर्स तक, 12th सेंचुरी तक, ठीक है। अब देखो, ऐसे में ना क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल, ये लोग पूछ लेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में थी या फिर कौन से स्टेट में थी, तो आपको ना मैच द फॉलोइंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में थी, ऐसे करके आपको मैच द फॉलोइंग करनी पड़ेगी, और कि कौन से किंग ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई थी और कौन से डायनेस्टी के टाइम पे कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी, ठीक है। अब एक पीवाईक्यू देख लेते हैं। एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, लर्नर्स वर गिवन द ट्रेनिंग इन द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन इन द फील्ड ऑफ, मतलब कि एंशिएंट टाइम पे जो ये लर्नर्स है ना, उनको कौन सी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो आर्किटेक्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेयरी फार्मिंग। तो इसमें से ना सिर्फ एक ही चीज जो नहीं दी जाती थी, वो है एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हो सकता है पूछा जाए, अभी तक नहीं पूछा गया है, वो है जैनिज्म डिडंट हैव अ सिंगल डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट इंडिया। मतलब सोचो, हिंदू की यूनिवर्सिटीज थी, बुद्धिस्ट की यूनिवर्सिटीज थी, बट जैनिज्म की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसे लिख देंगे और बोलेंगे कि ये बिलोंग टू जैनिज्म, जैनिज्म यूनिवर्सिटी, तो नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है वल्लभी यूनिवर्सिटी, 6 to 12th सेंचुरी। तो एक तरीके से प्रोमिनेंट एडवांसिंग है हीनयान बुद्धिज्म में। तो देखो, आपको पता होगा, जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हीनयान एंड महायान बुद्धिज्म, दो टाइप के बुद्धिज्म होते हैं। तो हीनयान बुद्धिज्म में ना वो लोग हीन, मतलब बिना रूप के, जो बुद्धा थे ना, वो बिना रूप के जो थे ना, मतलब उनका फिगर नहीं बनाते थे वो, और उनको ऐसे ही वो मानते थे, ठीक है। उनकी जो टीचिंग्स थी उनको मानते थे, ठीक है। महायान बुद्धिज्म में उन्होंने क्या किया, उनकी मूर्ति बनाना स्टार्ट किया, अलग अलग टाइप में मूर्तियां बनी, रोमन स्टाइल, ये सब स्टाइल वगैरह, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, वो सारी मूर्तियां जो बनना स्टार्ट हुई ना, वो महायान में बनने लगी। लेकिन जो हमारी वल्लभी ये यूनिवर्सिटी है ना, ये हीनयान से बिलोंग करती है, ठीक है। वेरियस सेक्युलर स्टडीज भी करवाई जाती थी यहाँ पे, एंड फ्रॉम 600 सेंचुरी टू 1400 सी। तो ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन बुद्धिस्ट एंड सेक्युलर एजुकेशन, ये याद रखना। प्रोमिनेंट कोर्सेज क्या क्या है, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र एंड चित्रशास्त्र। नेक्स्ट, हाईली रिगार्डेड करा गया है बाय द चाइनीज ट्रेवलर। तो कौन चाइनीज ट्रेवलर, तो यून सैंग एंड इचिंग जो है ना, उन्होंने बोला जाता है फॉर इस कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम के कारण वो यहाँ पे आए थे, ठीक है।
अब मुझे ये बताना कि रिंसेंट कौन-सी डायनेस्टी के टाइम पे आए थे? उनका नाम ना जी से स्टार्ट होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? लेट मी सी कि किस-किसने यहाँ तक की वीडियो देखी है, ठीक है? यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले इम्पोर्टेंट करती है इन द ब्राह्मणिकल साइंस, शोकेस करती है एक्सक्लूसिव एंड डाइवर्स एकेडमिक एनवायरनमेंट, ठीक है? प्रोमिनेंट स्कॉलर्स कौन से है याद रखना, गुना मार्टी एंड स्थिर मार्टी, ठीक है? इन्होंने ना फेस किया है डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द अरब इन्वेजन, मैंने बताया ना अरब इन्वेजन बहुत ज्यादा इस टाइम पे होते थे। हाउएवर ये कंटिन्यू करी है फंक्शन करना 12th सेंचुरी तक ये चली है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग लिंक है विद द तिब्बत एंड स्प्रेड किया है इसने जैन बुद्धिज्म को, मतलब तिब्बत वाले एरिया में, इंडिया के ऊपर ही आ रहा है तिब्बत, तिब्बत वाले एरियाज में भी बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। अभी तो तिब्बत जो है चाइना के अंदर आ चुका है, वो क्या ही छोड़ देगा। तो तिब्बत जो था ना उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग लिंक बनाता था ना, बुद्धिज्म के कारण हमारा बहुत अच्छा लिंक बनता था। अब ना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रीसेंट एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है? तो एक सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है जादवपुर यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। इसके बाद ना बाकायदा से तो हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली यूनिवर्सिटीज, ठीक है? या फिर कमीशन या जो भी है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ना कुछ फ्रेमवर्क रेगुलेटरी पढ़ेंगे, बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? उसको समझ लोगे ना तो बाकी चीजें अच्छे समझ में आ जाएगी। तो चलो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन एजुकेशन पढ़ते हैं, ठीक है? मेनली ना सबसे पहले इसमें ना 3 डिविजन्स होते हैं। पहला आता है पॉलिसी मेकिंग, सेकंड आता है रेगुलेशन और थर्ड आता है एक्रीडेशन, ठीक है? पॉलिसी मेकिंग में कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इसको एचआरडी बोलते हैं, ठीक है? तो ये पहले का नाम था एचआरडी, अब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन बोलते हैं, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है? फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो गया, फिर स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन हो गया। डोंट वरी, इसको अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये सारी चीजें क्या है, पॉलिसी मेकिंग का काम करती है। सेकंड आती है रेगुलेशन, यानी कि इसको रेगुलेट करना, बार बार देखना, एक बार बना तो दिया लेकिन इसको बार बार देखना भी तो पड़ेगा ना। जैसे कि यूजीसी हो गया, इसके भी फुल फॉर्म भी अपन देखेंगे, डोंट वरी। यूजीसी, एआईसीटीई, एमसीआई, पीसीआई, डीईसी, बीसीआई, एनसीटीई, ठीक है? देन अब पढ़ लेना, उसके बाद फिर कुछ स्टेट रेगुलेटर्स भी है, ठीक है? CSIR, ICSSR, ये सब चीजें हैं, ठीक है? फिर एक्रीडेशन मतलब होता है रेटिंग्स देना। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर किसी कॉलेज में अप्लाई किया और पढ़ाया हो या कुछ भी ऐसा उस कॉलेज में पढ़ा तो होगा ना, तो उनको ना रेटिंग्स दी जाती है, जैसे नाक की रेटिंग A++, A+, ऐसे रेटिंग्स दी जाती है, इससे पता चलता है कितना अच्छा कॉलेज है, ठीक है? तो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन एक रहता है, ठीक है? दूसरा रहता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है? चलो, अब हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग बॉडीज। तो इसमें सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ओल्ड नेम था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, 1985 से 2020 तक थी, ठीक है? रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी एनईपी सुना है ना, 2020 वाला जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे, वो लोग बनाते थे, ठीक है? नेक्स्ट आता है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। अब इस नाम से भी समझ में आ रहा है कि इंटर यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के बीच का काम चल रहा है यहाँ पे। इसको ना बाद में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज बोला गया, है ना? ये स्टैब्लिश हुई थी 1925 ताकि वो प्रमोट कर सके यूनिवर्सिटीज की एक्टिविटीज को। कैसे करेंगे? इन्फॉर्मेशन शेयर करना, कॉपरेशन करना इन द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, कल्चर या स्पोर्ट्स या अलाइड फील्ड एरियाज में कॉपरेट करना। फॉर एग्जांपल इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स होते हैं ना, गेम्स वगैरह खेलने जाते हैं यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के बीच में, कॉम्पिटिशन होते हैं, वो सब चीजें। नेक्स्ट होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये क्या है? एडवाइजरी बोर्ड है, यानी एडवाइस देगी। ये एक एपेक्स एडवाइजरी बोर्ड है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवाइसिंग द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना, सेंटर को भी देती है, स्टेट को भी देती है। क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाएगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्या सिर्फ सेंटर को देती है या स्टेट को देती है या दोनों को देती है? तो यस, दोनों को देती है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एक तरीके से फर्स्ट स्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 1920 बट वाज डिसॉल्व लेटर, बाद में डिसॉल्व हो गई। फिर से बाद में अगेन केम इन एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1935। इट इज द हाईएस्ट एंड ओल्डेस्ट एडवाइजरी बॉडी फॉर द गवर्नमेंट इन एजुकेशन डोमेन। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है? इसमें देखो क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज अपन जैसे एग्जाम देते हैं, अपने का यूजीसी नेट का एग्जाम है, ठीक है? तो ये एग्जाम कैसे होता है? यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कमीशन मतलब क्या होता है? कमीशन, एक वो है कमीशन है, ठीक है? वो कमीशन क्या करता है? एनटीए को बोलता है ना? एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको बोलता है कि आप जो है एग्जाम करवाओ। तो एनटीए जो होता है वो एग्जाम करवाता है, ना कि यूजीसी एग्जाम करवाता है। यूजीसी कमीशन है जो एनटीए को बोलता है कि आप करवाओ, तो एनटीए करवाता है और वो एग्जाम का नाम होता है यूजीसी नेट। तो चलो अब इसी यूजीसी के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है? मेनली ना ह्यूमैनिटीज के लिए यूजीसी बोला जाता है। यूजीसी ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी एक तरीके से बॉडी, यानी कि लॉ पारित किया है, लॉ पास किया है, ठीक है? ये सेटअप हुई है बाय द अडॉप्ट ऑफ हायर एजुकेशन मोड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी एक्ट ऑफ 1956। देखो
ये पहले गया था, लेकिन एक्ट बाद में बना है इसका, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई है। इसको ना ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, डिटर्मिनेशन करता है, ठीक है, एंड मेंटेन करता है स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन को, ठीक है। ये स्टैब्लिश हुई थी, वॉज इसको रिकमेंड किसने किया था, तो राधाकृष्णन कमीशन या फिर यूईसी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो ऐसा बोला जाता है कि यूईसी यूजीसी को बनाती है। नेक्स्ट आता है इसके कुछ मैंडेट्स है, ठीक है, क्या क्या करता है ये, देखो ये बहुत कॉमन वाली चीज है, इसको पढ़ने की कुछ खास जरूरत नहीं, बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, डिसबर्सिंग ग्रांट्स। तो ग्रांट्स देने का काम करती है, पैसे देने का काम करती है, किसको, तो यूनिवर्सिटीज को और साथ साथ कॉलेज को। बहुत ज्यादा घुमा फिरा के एकदम बिल्कुल कंफ्यूज कर देंगे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे ये चीज कि पैसे कौन देता है। तो इसको बिल्कुल याद रखना, ये बहुत बार पूछा है, लेकिन वर्डिंग्स चेंज कर करके पूछ रहे हैं लोग। तो पैसे देने का काम कौन करता है, यूजीसी करता है। मैं इसमें बहुत ज्यादा इम्फेसिस इसलिए दे रही हूँ बिकॉज बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, और बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यूजीसी जो है वो मेनली ह्यूमैनिटीज के लिए है ना, यानी कि सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स के लिए है, और अदर रेगुलेटरी बॉडीज हैं अदर डोमेन्स के लिए, ठीक है, जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या है, एआईसीटीई, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, है ना। ये क्या करता है, ये मेनली टेक्निकल एजुकेशन देता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग एंड रिसर्च के लिए, है ना। इन इंजीनियरिंग होगा, इसको याद रखना है, पीवाईक्यू में आ चुका है, ठीक है, कि कौन से एरियाज में दिखता है। तो सिर्फ इतने ही हैं, इतने ही याद रखने हैं। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, अप्लाइड आर्ट्स, क्राफ्ट, होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग, ये सब, ये बस इतना ही है, ठीक है। उसके बाद में एमसीआई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये मेडिकल वाली चीजें देखता है। पीसीआई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, देन है बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ से रिलेटेड, देन एनसीईआरटी जो हमारी 11 12 ये जो स्कूल वाली बुक्स होती है ना, वहां पे ना सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना। एनसीटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के लिए है। डीएसटी और डीईसी, इसको याद रखना बिकॉज ये जो है कंफ्यूज करती है। डीएसटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, और डीईसी मतलब डिपार्टमेंट सॉरी डिस्टेंस ऑफ एजुकेशन ब्यूरो, ठीक है। फिर आरसीआई क्या है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक तरीके से स्पेशल एजुकेशन देने की बात करती है। अब हम देखते हैं कुछ एक्रेडिटिंग बॉडीज, इसमें ना ये लोग क्या करते हैं कि रैंकिंग देते हो किसको, कॉलेजेस को या फिर यूनिवर्सिटीज को, ये लोग रैंकिंग देती है, ठीक है। तो देखो यूजीसी के अंदर जो आती है, फॉर एग्जांपल एनएएसी, ठीक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है, ये मेनली ना, हाँ, कौन देखता है कि यूजीसी ही देखता है, यानी कि जितने भी ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स है ना, ह्यूमैनिटीज वाले कॉलेजेस है ना, उसमें ये नाक की रेटिंग होती है, ठीक है। और जो बाकी सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है ना, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग वाले कॉलेजेस हो गए, टेक्नोलॉजी वाले, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, ये वाले जो कॉलेजेस हो गए ना, यहाँ पे द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन देखता है, एनबीए, ठीक है, और एआईसीटीई इसको देखता है। इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स की यूनिवर्सिटीज होती है, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है, एक तरीके से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, ये डायरेक्ट परव्यू किसके तहत है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। पूरे इंडिया के लेवल पे जो होता है ना, पूरे इंडिया के लेवल पे जो यूनिवर्सिटी होती है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलते हैं। और याद रखना इसका जो विजिटर होता है वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। कुछ कॉमन यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गया, जामिया मिलिया हो गया, बाबा साहेब अम्बेडकर हो गया, इंदिरा गांधी इग्नू वाला हो गया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जेएनयू हो गया, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हो गया, है ना। और ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। सेकंड आता है स्टेट यूनिवर्सिटी। तो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली स्टेट के एक्ट पास करके बनाई गई है, बहुत सारी है, इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही समझ में आएगा। नेक्स्ट हो रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मेरी बात एक हमेशा याद रखना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कभी भी आपको डिग्री नहीं देती। जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ना, जो कि प्राइवेटली ओन की जाती है, उनके खुद के सिलेबस होते हैं, और क्या होता है वो लोग ना एफिलिएट रहते हैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से जो कि गवर्नमेंट हो, और फिर आपका जो रिपोर्ट कार्ड आता है ना, रिजल्ट आता है ना, वो उस यूनिवर्सिटी का आता है, ना कि कॉलेज का, ठीक है। तो उसको एफिलिएट होना ही पड़ता है डिग्री लेने के लिए, बिना एफिलिएट हुए आप अपने स्टूडेंट्स को डिग्री नहीं दे सकते। नेक्स्ट आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर ही कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो बहुत फेमस हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो उन यूनिवर्सिटी को, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट करता है बाय द किसकी रिकमेंडेशन पे, तो यूजीसी के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बना देता है, ठीक है, डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ यूजीसी, ठीक है। ऐसा कौन सा फर्स्ट इंस्टीट्यूट बना था, ग्रेडेड डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेटस वाज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, याद रखना इसको, व्हिच वाज ग्रेडेड स्टेटस ऑन 12 मई 1958। अब
अब हम देखते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं और आजकल भी क्वेश्चंस इसमें ऐसे आते हैं, ठीक है? ओपन डोर एकेडमिक पॉलिसी विथ मिनिमल या फिर नो एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करता है ये। जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है ना, अपनी स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स को स्पेसिफाई कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ओपन सपोर्टेड मटेरियल लर्निंग होती है इनकी, यानी कि आप अपने घर पे बैठो और अपने से जो है वीडियोज़ के थ्रू अपनी पढ़ाई-वढ़ाई कर लो और जब एग्ज़ाम हो तब देने चले जाओ। जो रेगुलर कॉलेजेस अटेंड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? 1982 में स्टैब्लिश हुई थी इन इंडिया इज भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। सब्सिक्वेंटली इंदिरा गांधी जो इग्नू है ना, वो भी अभी बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये एग्जिस्टेंस में कब आई थी, इसकी डेट याद रखना, 20 सितंबर 1985 में आई थी। ठीक है, इसका जो नाम है वो हमारी इंदिरा गांधी जी के ऊपर पड़ा है। ठीक है, अब एक चीज पीवाईक्यू में आई आई हुई है, इसमें से ना पूछा गया कौन से ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इस तीन ही है, याद रखना इसको। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये तीन है, ठीक है। अब आता है एक पॉल अपलबे कमिटी थी, बस याद रखना डेट्स, 1953 में आई थी। के संथनम कमिटी थी 1962 में, फिर फर्स्ट ARC रिपोर्ट अपनी 1966 में आई थी और सेकंड ARC रिपोर्ट अपनी 2005 में आई थी। अब बस हमारे दो टॉपिक बचे हैं, एक प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली जितनी भी चीजें हैं वो, और दूसरी चीज बची है हमारी एनईपी। एनईपी छोटा सा टॉपिक है, 1 मिनट का काम है वो, ठीक है। पहले ये पढ़ते हैं प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो देखो, प्री इंडिपेंडेंस में ना सबसे पहले 1971 में हिंदू फिलोसफी कॉलेज बना था वाराणसी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1813 के चार्टर एक्ट में, है ना, ब्रिटिश अंग्रेज आए थे, वो चार्टर एक्ट लेके आए थे। तो चार्टर एक्ट 1813, याद रखना कि 13 साल में की उम्र में आप लोगों को एक चार्टर मिल गया था, तो दैट इज चार्टर एक्ट, है ना। टू स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज इन ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश इंडिया में, यानी इंडिया में जब ब्रिटिश रूल करे थे उस टाइम पे, आजादी तो हमारी 1947 में हुई थी। तो 1813 के टाइम पे अंग्रेज जो इंडिया में आए थे वो साइंटिफिक एजुकेशन देने के लिए आए थे इंडिया को। यहाँ पे लेस देन 1 लाख रुपीज उन लोगों ने इन्वेस्ट करने की बात करी गई थी एजुकेशन में, है ना, और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की भी बोली। इसके बाद ना 1917 में हिंदू कॉलेज बना था, 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, ठीक है। 2010 में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन गई उसकी, ठीक है। उसके बाद एलिफेंट स्टोन रिपोर्ट आई थी 1923 में, जिसमें अपॉइंटमेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनर ऑफिसर की बात करी गई है और ट्रेनिंग ऑफ टीचर, यानी टीचर्स को ट्रेन करने के लिए जो है ना बात करी गई है। फिर स्कूल सुपरवाइजर्स को भी अपॉइंट करने की बात करी है, ठीक है। उसी टाइम पे ना जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस आया था, जिसमें ना बोला गया कि इस वाली जो कमेटी थी ना, इसमें बहुत सारे लोग ना अंग्रेज थे। डोमिनेट क्या किया था बाय द वेस्टर्न एजुकेशन, और यहाँ पे ना बोल रहे थे ओरिएंटल पढ़ाई करेंगे या फिर एंग्लिसिस्ट करेंगे। तो कुछ लोग बोलते यार इंग्लिश में ही पढ़ाई करेंगे, वो थे कौन थे, एंग्लिसिस्ट थे। और कुछ बोलते यार इंडियंस को इंडियन की लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, होना चाहिए, वर्नाकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए। तो उनको ओरिएंटल बोला गया, ठीक है। बाद में डिसाइड किया गया इंग्लिश में करेंगे, और कैसे करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी से करेंगे। इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी में आपको आगे बताऊंगी। देखो, उसके बाद फिर एलिफेंट स्टोन इंस्टीट्यूशन बना बॉम्बे में 1934, इसको आपको रटना पड़ेगा इन सारी चीजों को, ठीक है। फिर एलिफेंट स्टोन कॉलेज बना, मैकॉले मिनेट आया 1935 में, और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बना, ठीक है। ये जो एलिफेंट स्टोन कॉलेज था ना, ये ओल्डेस्ट कॉलेज है बॉम्बे यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अब ये जो मैकॉले मिनेट है ना 1835 का, ठीक है, इसमें ना इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी दी गई, यानी कि बोला गया कि कुछ इंडियंस को हम पढ़ा देंगे, वो इंडियंस बाकी इंडियंस को पढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे इन्फिल्ट्रेशन टिकल डाउन इफेक्ट की बात करी गई कि हम कुछ को पढ़ा देंगे, वो अपने आप दूसरों को पढ़ा देंगे, ऐसे। लेकिन ये पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि वो जो इंडियंस पढ़ लिए थे ना, वो फिर दूसरों को पढ़ाने नहीं गए, ठीक है। तो बोला इंग्लिश की एजुकेशन देंगे, इंग्लिश कोर्ट लैंग्वेज होगा, पर्शियन को हटा दिया गया, बोले पर्शियन लैंग्वेज नहीं होगा अब कोर्ट, अब इंग्लिश होगा। इंग्लिश बुक जो थी उसको फ्री कर दिया गया। अब वुड्स डिस्पैच आया, इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, 1854 में आया था। इसने फर्स्ट पॉलिसी मेजर दिया फॉर द एजुकेशन। 3 यूनिवर्सिटी बनाई थी, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। हम इन सारी यूनिवर्सिटीज को थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 1857 में, ठीक है, ये तीनों बनी थी। इसमें बोला गया कि वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये याद रखना, वर्नाकुलर लैंग्वेज में देंगे। विमेन एजुकेशन की भी बात करी गई थी। एवरी डिस्ट्रिक्ट वन गवर्नमेंट स्कूल की बात करेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट पे एक गवर्नमेंट स्कूल होगा। एफिलिएटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करेगी कि इनको जो है ग्रांट्स देने की बात करी, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा हंटर कमीशन 1882 से 83 के बीच में, इसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन को सेग्रीगेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। ये ना हंटर कमीशन सब चीज ना तोड़ देता था। इवेल्युएशन ऑफ वुड्स डिस्पैच जो आया था ना इसके पहले, उसको इवेल्युएशन करने के लिए था। इसने बोला कि जो स्टेट का रोल है फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन उसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है, स्टेट ज्यादा रोल प्ले करे, है ना। और कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड में, यानी कि जितना भी कंट्रोल था ना वो लोकल बॉडीज पे दे दिया, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला था लिटरेरी अप टू यूनिवर्सिटी एंड सेकेंड था वोकेशनल फॉर कैरियर, वोकेशनल एजुकेशन भी देने की बात करी, यानी कि प्रैक्टिकल कुछ स्किल वगैरह सीखने की, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज की भी बात करी गई। ये जो हंटर कमीशन था ना उसकी कुछ रिकमेंडेशन थी अंडर द चेयरमैन ऑफ विलियम हंटर। तो इसकी रिकमेंडेशन ये थी कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है ना, यानी कि इंडिया की खुद की जो लैंग्वेजेस है ना, उसको हम प्राइमरी लेवल पे पढ़ाएंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है ना वो मैनेजमेंट वाला जो काम है हायर एजुकेशन को वो इंडियंस को दे देगी, ठीक है। थर्ड था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना वो स्टैब्लिश होंगे वहीं पे जहां पे डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसी जगह नहीं स्टैब्लिश करेंगे जहां पे डिमांड ही नहीं है कॉलेजेस की। जो गवर्नमेंट है ना वो प्रोवाइड करेगी ग्रांट्स टू नॉन गवर्नमेंट कॉलेज जेनरसली, यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, उनको जो है गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट्स देंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये आया था 1901 में। ये इसका लीडर कौन, इसको लीड कौन कर रहा था, तो वो था लॉर्ड कर्जन। इसका फोकस क्या था, प्राइमरी एजुकेशन यानी कि बच्चों वाले एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक का, ठीक है। इसमें कंप्लीट पावर ऑफ एजुकेशन दे दी थी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे प्रेजेंट थे, इंडियन मेंबर्स इसमें ज्यादातर थे नहीं, ठीक है। अब देखो कुछ यूनिवर्सिटीज के नेम याद रखना। 1857 में ना बीएमसी यानी कि बॉम्बे मद्रास एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी। उसके बाद 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी, 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन एंड 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। अब आता है हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। तो ये कब फॉर्म हुआ था, 27 जनवरी 1902 में। लॉर्ड कर्जन जो थे ना उसने उसका लीडर था, लीड किया था। और 1904 21 मार्च एक्ट जो था ना वो एक्ट बन गया था इस टाइम पे, ठीक है। 2004 में आया, कब था, 2002 में। और एक्ट कब बना, 2004 में। इसके चेयरमैन कौन थे, थॉमस रेड थे। इसमें ना बोला गया कि कुछ नए नए फंक्शंस को ऐड करना है, ठीक है। और मेनली ना यहाँ पे बोला गया कि अलीगढ़, बनारस, डेक्का, पटना, रंगून, नागपुर, है ना, बोला गया कि यहाँ पे भी हम यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश करेंगे। बट कर्जन ने ना इसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये फेल हो गया। इसके कुछ कुछ रिकमेंडेशन थे, उसने बोला कि रिकॉग्नाइज करना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज। फिर कैन अपॉइंट, खुद के प्रोफेसर को अपॉइंट करने की पावर दी गई। सिंडिकेट्स एंड सीनेट्स की बात करी गई, यहाँ पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज। एफिलिएट कॉलेज के रूल्स को स्ट्रिक्ट करा गया, ठीक है। बस इतना याद रखना, और से ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है हमारा नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 1905 में क्या हुआ था, बांग्लादेश को ना सेपरेट कर दिया गया था, ईस्ट और वेस्ट बांग्लादेश में। तो उस टाइम पे ना स्वदेशी जो थे ना वो सोच रहे थे कि हम खुद की यूनिवर्सिटी लेके आएंगे, अंग्रेजों की यूनिवर्सिटी में नहीं जिएंगे, वो कभी भी कुछ भी कर देते हैं। तो इसीलिए स्वदेशीज अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज लेके आए थे। फॉर एग्जाम्पल जादवपुर, ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने निकाली थी। और फिर डॉन सोसाइटी चंद्र मुखर्जी ने निकाली थी, ठीक है। फिर नंबर ऑफ कॉलेजेस को ज्यादा करने की बात करी गई ताकि यूनिवर्सिटीज का भी जो बर्डन है उसके कारण वो इंक्रीज हो गया था। इसने ये रिपोर्ट निकाली, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंगे जो था ना उसने कंडक्ट किया सर्वेस फॉर इन दोनों चीजों के लिए, ताकि वो जो ये वर्कलोड था ना उसको मैनेज कर सके 1913 में। अब रिजोल्यूशन आता है ऑन द एजुकेशन पॉलिसी 1913 में, ठीक है। नोबेल प्राइज मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को फॉर गीतांजलि, ठीक है, 1913 में ही, ठीक है। यहाँ पे क्या था, रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी में एस्टेब्लिश करने की बात करी थी थोड़ी और यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल एसएनडीटी मुंबई 1916 में, ठीक है। बनारस हो गया, मैसूर हो गया, ठीक है, मैसूर होता है MY, ठीक है, मैसूर हो गया। फिर पटना 1917, फिर हैदराबाद 1918। नेक्स्ट आता है हमारा सैडलर कमीशन। तो 1917 में आया था, ठीक है। इसने जितनी भी रिकमेंडेशंस दी थी ना वो सारी कलकत्ता यूनिवर्सिटीज के लिए दी थी, ठीक है। मिशेल सैडलर इसका चेयरमैन था। 14 सितंबर 1917 में एस्टैब्लिश हुआ था कलकत्ता में। प्रीकर्सर था 10+2+3 का, ठीक है। 10 11th 12th दो हो गया और 3 कॉलेज वाला हो गया, तो इसका ये प्रीकर्सर था सैडलर कमीशन। इसको कलकत्ता कमीशन भी बोला जाता है क्योंकि इसने सारे रिकमेंडेशंस कलकत्ता के लिए दिए थे। फिर रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी। फिर ऑनर कोर्सेज यहाँ पे पहली बार एस्टैब्लिश हुए थे। स्पेशल ट्रीटमेंट बोला था देने के लिए मेरिट स्टूडेंट्स को जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं, है ना। डायरेक्टर था ऑफ द फिजिकल ट्रेनिंग, अपॉइंटमेंट्स किए गए थे। और सिलेक्शन कमिटी बोला गया था एस्टैब्लिश करने के लिए। CABE यानी कि सेंट्रल बोर्ड
सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को एस्टैब्लिश करने की बात करेगी, जो एस्टैब्लिश हुई थी 1920 में हुई थी और बाद में जाके फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण क्लोज हो गई थी, ठीक है। उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो आईयूबी थी 1925 में एस्टैब्लिश हुई थी, उसको चेंज करके एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आई थी हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। पता है इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसा पूछा जाएगा कौन सी कमेटी, लाइन पूछी जाएगी ना, क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी, पहले कौन आया था बाद में कौन आया था, बोलेंगे सैडलर पहले आया था कि हार्टॉग पहले आया था। अगर आपको ये फैक्ट भी पता रहेगा ना तो आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो हार्टॉग जो कमेटी थी ना 1929 पे आई थी, ठीक है। और इसने बोला गया कि इंप्रूव करना है ना, क्वालिटी इंप्रूव करना है और क्वालिटी एनहांसमेंट करना है एजुकेशन में, ठीक है। ये अपॉइंट किया गया था बाय दी लॉर्ड इरविन और इसके चेयरमैन थे फिलिप जोसेफ, ठीक है। हार्टॉग यानी कि हर तरह से इंप्रूवमेंट, ऐसे याद रख लेना। फिर CABE यानी 35, इसको अगेन स्टैब्लिश किया गया। मैंने बताया था ना नीचे वाले एरिया में कि इसको क्लोज कर दिया था फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, अपने के साथ सेंट्रल कमीशन में पड़ा था, इसीलिए हेटॉग कमीशन के टाइम पे 1931 में इसको फिर से लाया गया। फिर सप्रू कमेटी 1934, है ना, इसको सिर्फ मान लेना, ठीक है। ये जो थी ना वो यूपी में थी, टू फाइंड द कॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का कॉज जानना था इन लोगों को। और रिजल्ट क्या निकला, बोला कि लोगों को किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को जो है सिर्फ रटवाने पे फोकस किया जा रहा है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है अबॉट वुड रिपोर्ट 1937, है ना। अबॉट एंड S H वुड थे इसमें। एंड वोकेशन एजुकेशन पीछे रह गया था। वोकेशनल एजुकेशन जो होता है ना, स्किल बेस्ड एजुकेशन, ये बहुत ज्यादा पीछे रह रहा था, इसीलिए है ना इन लोगों को ना बहुत ज्यादा टूर करवाया गया। पहले पंजाब लेके गए, फिर दिल्ली लेके गए, फिर यूपी गए, और सब चीजों करने के बाद इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी, इतने सारे दिन लगा दिए और रिपोर्ट में कुछ आया नहीं, बोला कि फेल्ड है, रिपोर्ट भी फेल हो गई, कोई मतलब नहीं था इसका। बट क्रोलॉजी में जमाने के लिए आ जाएगा। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 में आई थी, M के गांधी ने दी थी। इसको बेसिक शिक्षा या बुनियादी तालीम बोला जाता है, नई तालीम बोला जाता है ना। इसने ना डिफाइन किया है, डेफिनेट शेप दिया है बाय द कमिटी। जाकिर हुसैन ने इसको अच्छा शेप दिया है, मतलब इस पूरी जो भी चीज है वर्धा स्कीम को, ठीक है। तो इसमें ना डायनामिक कॉन्सेप्ट था, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी गई, पूरी ओवरऑल राउंड डेवलपमेंट, उसके अंदर बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करी गई। इसमें ना 7 से 14 फ्री एजुकेशन प्रमोट करने की बात करी गई, जो कि मदर टंग में होगी। नेक्स्ट आता है सार्जेंट रिपोर्ट 1944, ठीक है। इस ये ना अंडर CABE बनाया, मैंने बताया था ना CABE क्या था। तो ये वाला जो मैंने बताया था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है ना, इसके अंदर ये वाली रिपोर्ट आई थी, है ना। नेक्स्ट 40 ईयर्स में इंडिया को बोला गया कि इनका एजुकेशन सिस्टम जो है ना ब्रिटिश के जैसा एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा। ये लोग ये सपने देख रहे थे, है ना। टेक्निकल सोचो, ये सपने देख रहे थे 1944 में, 1947 में उन्हीं को जाना पड़ा। तो इसमें ना ये लोग हम लोग को टेक्निकल एजुकेशन या टीचर्स ट्रेनिंग पे बात करने की बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद ना अब ये हमारा प्री इंडिपेंडेंस खत्म होता है। अब आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। इस वीडियो को स्टॉप करो, 10 मिनट का रेस्ट लो, एंड देन अगेन आओ, एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस और न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम कंप्लीट करते हैं। हेलो, तो मुझे पता है आप लोगों ने रेस्ट लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस से। देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे ना कुछ बॉडीज़ थी जो पहले बनी थी या कुछ उस टाइम पे बनी थी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, 1943 में, ठीक है, बनी है। फिर UGC 1953 में बनी थी और इसका जो स्टैट्यूटरी जो है स्टेटस दिया गया 1956 में। उसके बाद NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये बनी थी 1961 में, ठीक है। अब ना उसके बाद ना कुछ कमीशंस बने थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1948 में बनी थी राधा कृष्णन कमीशन, कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, इसकी डेट याद रखना। 1952 में 1952 से 53 के बीच में मुदालियर कमीशन बनी थी और फिर उसके बाद बनी थी कमीशन ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। और फिर 1964-66 में ना कोठारी कमीशन बनी थी। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं 1961 से, ठीक है। तो ये जो 3 कमीशन है ना, राधा कृष्णन, मुदालियार एंड कोठारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बहुत छोटे-छोटे वर्ड्स में आपको बता दूँगी, वो भी हम इसको आखिरी में कर लेंगे, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। कमीशन ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस 1961 में बनी थी, है ना। इसको ना डॉक्टर संपूर्णानंद ने एस्टैब्लिश करी थी, ठीक है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की बात करी थी, ठीक है इसमें। अब ना NEP आता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की, है ना। ये फर्स्ट NEP थी, 1968 डेट्स याद रखना, 1968, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम पे आई थी, बेस्ड थी ऑन द कोठारी कमीशन, ठीक। कोठारी कमीशन के ऊपर बनी थी ये NEP 1968 की, ठीक है। उसमें भी अपन बात करेंगे, कोठारी कमीशन पे जब पढ़ेंगे ना उसमें भी अपन इसकी जो है क्रॉस रेफरेंस देंगे, ठीक है ना। फिर नेशनल प्रोग्रेस या सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप इसने दिया है। फिर उसके बाद फिर वैल्यू ऑफ एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करी गई थी। साइंस एंड टेक इज अ नीड ऑफ आवर की बात करी गई। क्लोज रिलेशन बोला गया बिटवीन द एजुकेशन एंड द लाइफ ऑफ पीपल।
थोड़ा-सा एजुकेशन एंड लाइफ ऑफ पीपल को एक तरीके से इंटरमिक्स करने की कोशिश की, कल्टीवेशन करने के लिए बात करी, मोरल एजुकेशन की। नेक्स्ट आता है हमारा 1976 में ना कंकरेंट लिस्ट थी एक, है ना? देखो एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट में सेंटर की बातें बोली जाती है जो कि सेंटर करेंगे और स्टेट में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्टेट वाले करेंगे। बट कॉन्करेंट में ना दोनों कर सकते हैं। एक तरीके से ये फेडरल सेटअप है ना? तो इसमें एनडीए नंबर 25 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था और इसमें क्या किया गया? ये जो एजुकेशन है ना उसको ऐड किया था, ठीक है? अब 1986 में ना सेकंड एनईपी आता है। गवर्नमेंट ने ना रिव्यू किया, यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट का क्या नाम था? चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव। इसका एम क्या था? प्रिपेयर करना इंडिया फॉर द 21st सेंचुरी के लिए प्रिपेयर करने की बात करी गई थी। तो देखो जो 10+2+3 वाला फॉर्मूला था ना, है ना, मुझे बताना ये कौन से वाले कमीशन में पढ़ा था, ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला था ना, इसको वो जो 1 से 10 वाला जो था ना, उसमें ना उसको भी बाइफरकेट करने की बात करी गई। कैसे? तो 5 यानी कि प्राइमरी और 3 यानी कि अपर प्राइमरी और 2 यानी कि हायर एजुकेशन स्कूल के अंदर ही, ठीक है? तो ये वाला बाइफरकेशन इसमें किया गया है, ठीक है? एनईपी सेकंड एनईपी में फिजिकल एजुकेशन की बात करी गई, योगा की बात करी गई, डीलिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब, मतलब जॉब मिलने के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, इस टाइप का डीलिंकिंग करने की कोशिश करी कि आपको स्किल बेस पे भी जॉब मिल जाएगी। फिर इसके अंदर 24 चैप्टर्स यानी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है ना कि ये चीज किसमें थी, वो चीज किसमें, तो सबसे ज्यादा ना कॉम्प्रिहेंसिव ना सेकंड वाली थी। और अगर कुछ भी पूछा जाए ना, तो अगर आप सेकंड वाली लगा दोगे ना, तो 98% चांसेस होते हैं कि ये सही जाएगा आंसर, ठीक है? इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन इग्नू की बात करी, वोकेशनल एजुकेशन की बात करी, फिजिकल एजुकेशन की बात करी, ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड की बात करी गई, मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स तक के लिए बात करी गई, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करी गई, ओपन यूनिवर्सिटीज की भी बात करी गई थी, रूरल यूनिवर्सिटीज की, फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करी, एसटी एससी ओबीसी की एजुकेशन की बात करी गई, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी गई, साइंटिफिक एजुकेशन की बात करी। सोचो साइंटिफिक एजुकेशन वो भी 86 के टाइम पे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि 21st सेंचुरी के लिए इंडिया को प्रिपेयर करना था ना, इसीलिए ये सारी चीजें आई हैं। बहुत इनोवेटिव चीज है। फिर आचार्य राममूर्ति कमिटी 1989, तो ये क्या करेगा? ये रिव्यू करेगा 1986 के एनईपी को, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी को। टुवर्ड्स इसका रिपोर्ट क्या था? टुवर्ड्स एन एनलाइटेड एंड ह्यूमन सोसाइटी। इसको याद रखना। इसने क्या रिकमेंडेशन दी है? तो एडिक्वेट फंड की बात करेंगे, कंक्रीट प्रोग्राम किसके लिए? तो एस टी एस सी ट्राइब एंड वुमेन के लिए, ठीक है? ये जो था ना, ये बेस बना फॉर द पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन के लिए, जो कि 1992 में आया था, ठीक है? ये आचार्य राममूर्ति जो कमेटी रिपोर्ट थी ना, ये बेस बनी थी किसके लिए? तो 1992 के जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन थे ना, उसके लिए। अब बात करते हैं 1993 में गनानम कमेटी बनी थी। एक फनी सी ट्रिक है, गनानम मतलब वो जो गन्नम डांस होता है ना, वो जो सॉन्ग है ना, वो तो ना क्या होता है, एक स्टूडेंट रहता है जिसके पास ना परसेंटेज वाले मार्क्स रहते हैं और दूसरा स्टूडेंट रहता है उसके पास ग्रेड्स रहते हैं ए बी सी डी। तो ना वो आके बोलता है कि तुम्हारे मार्क्स कैसे आए, तुम्हारे मार्क्स कैसे आए? तो बोलते हैं मेरे को तो ग्रेड्स मिलते हैं। फिर वो ऐसे गन्नम डांस करने लगता है। तो उसे याद रखना है, इसको मैंने उससे याद रखा था। फिर एकेडमिक एक्सीलेंस की बात करेंगे इसमें। अनचेक ग्रोथ ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे कि मतलब बहुत ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटी बनती जा रही है ना, उसकी बात करी गई। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सेटअप किया था विद्या वाहिनी नेटवर्क, है ना, ताकि वो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज को लिंक कर सके, ठीक है? यूजीसी सीएसआईआर सबको लिंक करने की बात करी गई थी। मार्क्स जो थे मैंने बता दिया रिप्लेस करे गए थे मतलब ग्रेड्स एबीसी, ठीक है? अब 2005 में सैम पित्रोदा कमेटी बनती है, नेशनल नॉलेज कमीशन बोला जाता है इसको, ठीक है? इसमें बोला गया कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो इंडिया में आना चाहती है ना, उसको आने दो, ठीक है? और इसने ना एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज का जो बर्डन था ना, उसको रिड्यूस करने की बात करेगी। इसने बोला कि सिर्फ सिर्फ 1500 यूनिवर्सिटी ही बनानी है आपको 2015 तक, उससे ज्यादा नहीं। मतलब एकदम आंकड़ा दिया है लोगों ने, इतनी ही यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। 1983 में आती है यशपाल कमेटी। ये मेनली स्कूल एजुकेशन के लिए है और इसका बहुत अच्छा एक लाइन है, लर्निंग विदाउट बर्डन्स, ठीक है? ये बहुत अच्छी पूछा जा सकता है कि ये लाइन कौन सी कमेटी ने दी थी। तो देखो 2 बार आई थी यशपाल कमेटी, एक 1983 में आई थी जिसने स्कूल एजुकेशन की बात करी थी, एक 2009 में आई थी, इसने हायर एजुकेशन के ऊपर बात करी, ठीक है? इसके अंदर ना सुपर रेगुलेटरी को फॉर्म करने की बात करी गई थी। 7 मेंबर कमेटी थी, CHER यानी सेंटर फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, यहाँ पे बनाने की बात करी, है ना? उसके बाद बोला गया या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को खत्म कर दो या तो उसको फुल यूनिवर्सिटी बना दो, ठीक है? यहाँ पे एक तो तरीके से 2 टायर सिस्टम बनाने की बात करी गई थी। इसके कुछ रिकमेंडेशंस थे। रिसर्च कंपलसरी कर दी थी सारी यूनिवर्सिटीज में, अगर आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। दूसरी चीज मैंने बताया डीम्ड यूनिवर्सिटी को स्क्रैप करने की बात करी, या तो उसको हटा दो या तो फिर उसको फुल यूनिवर्सिटी बना दो। फिर वन सुपर रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो कि अदर बॉडीज को रिप्लेस कर देगी। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए फंडिंग के लिए। स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन को बढ़ाने की बात करी गई। सेट एंट्रेंस एग्जाम जो है कंडक्ट करने की बात। अब नेक्स्ट आता है शर्मा कमेटी, बस थोड़ी सी कमिटीज और बची है।
शर्मा कमेटी, प्रोफेसर एम शर्मा, ठीक है, एस्टैब्लिश किया गया था आईआईएसईआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की बात करी गई, एवरी ईयर 500 करोड़ रुपीस रिसर्च इन्वेस्टमेंट बाय यूजीसी ने बात करी। मैंने बताया था ना कि पैसे कौन देता है, तो यूजीसी ही पैसे देता है उसको, यूनिवर्सिटी को भी और कॉलेजेस को भी, है ना। तो इसमें ये रिकमेंड किया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है डॉक्टर अनिल कोकोडार कमेटी, ठीक है। इसने ना क्या बोला, ये टेक्निकल एजुकेशन की बात करी और बोला 20% का जो बजट, हमारा पूरे इंडिया का जो बजट बनता है ना, वो बजट का 20% किस में देंगे, रिसर्च में देंगे। तो इन्होंने रिसर्च को प्रमोट करने की बात करी गई। फिर आता है के बी पवार, ठीक है। इसने ना पीपीपी इन एजुकेशन की बात करी, हायर एजुकेशन में पीपीपी यानी कि प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो पब्लिक भी रहेंगे, गवर्नमेंट भी रहेंगे और प्राइवेट वाले इंडिविजुअल्स भी रहेंगे, दोनों मिलके जो है ना वो पार्टनरशिप करके एजुकेशन में ना अच्छा करने की कोशिश करेंगे उसको। अब हम कुछ यूनिवर्सिटी और उसके एस्टैब्लिश ईयर की बात करेंगे। तो एक आता है सीनेट ऑफ सिरमपुर कॉलेज, 1818 1829 में बनी थी, याद रखना। तो इसके बाद ना तीन यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही डेट पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। इसको याद रखना। देखो, अंग्रेज जब आए थे ना, उन्होंने इन तीनों एरिया में ही अपना कब्जा जमाया था। तो इससे याद रखना था, कलकत्ता यानी बंगाल वाले साइड पे हो गया, एक मुंबई इस वाले साइड पे हो गया, मद्रास यहाँ पे हो गया नीचे। तो 1857 में तीन बनी थी। नेक्स्ट आता है हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये 1875 में बनी थी। देन पंजाब यूनिवर्सिटी जो बनी थी 1882 में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में। इसको याद रखना, एपीए, एपीए स्टाइल, ठीक है, ऐसे करके याद रख लेना। नेक्स्ट आता है बनारस एंड मैसूर, बनारस एंड मैसूर दोनों ही 1916 में बनी थी। देन पटना 1917 में और उस्मानिया 1918 में, दो दो पेयर बना के याद करना। नेक्स्ट अब तीन यूनिवर्सिटी याद करना, एम के गांधी काशी और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये तीनों ही 1921 में बनी है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1922 में, फिर नागपुर यूनिवर्सिटी 1923 में, देन आंध्र यूनिवर्सिटी 1926 में, देन बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी 1927 में, फिर अन्नमला यूनिवर्सिटी 1929 में, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की 1947-49 पे। अब ना ये वाली जो डेट्स है ना, वैसे तो आपको सारी डेट्स याद करनी है, लेकिन जो मैंने पिंक में उसको हाईलाइट किया है ना, अगर आपके पास टाइम नहीं हो और आप अगर ये आखिरी में देख रहे हैं वीडियोस, तो डेफिनेटली ये वाला जो हाईलाइटेड यूनिवर्सिटीज है ना, इसको डेफिनेटली याद कर लेना। देखो, 1-2 बार ना कुछ क्वेश्चन्स आए हैं अबाउट द 5 ईयर प्लान्स, है ना? उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ना मैंने जो बताया था, राधाकृष्णन कमीशन हो गया, मुदालिर कमीशन हो गया और कोठारी कमीशन हो गया, पहले इसको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले राधाकृष्णन कमीशन जो था ना, वो 6 दिसंबर 1948-49 को आया था, इसकी डेट याद रखना। तो ये जो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था पोस्ट इंडिपेंडेंस का, ठीक है? जो कि कमीशन हुआ था इन 1948। ये कमीशन हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसी को, राधाकृष्णन कमीशन को ही हम क्या बोलते हैं, यूईसी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। और इसी ने क्या रिकमेंड किया था बनाने का, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। इसने सजेस्ट किया था कि सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को एक साथ कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए। कैसे? बाय सेटिंग अप ऑफ यूजीसी, यूजीसी बना के, ठीक है। ये जो कमीशन था वो फॉर्म हुआ था मेनली टू द इशू ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज फेस कर रहे थे उसके लिए, ठीक है। इसमें ना लीडरशिप स्किल, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी थी, रूरल यूनिवर्सिटीज की भी बात करी गई थी, वैल्यू एजुकेशन की बात करी गई थी और जनरल एजुकेशन की भी बात करी गई थी। अब इसने बोला था जो मीडियम है ना हायर एजुकेशन का, वो रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। दूसरी चीज, इमीडिएट स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि ना हम ना आगे वाली जनता को प्रिपेयर कर सके साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज का इन दी फेडरल लैंग्वेज। उसके बाद जितनी भी फेडरल लैंग्वेजेस थी मस्ट बी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, इसकी बात करी थी। बस एक बार देख लेना, इसकी जितनी भी रिकमेंडेशन थी ना, सारी हायर एजुकेशन के लिए थी। अब हम देखते हैं, हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज वाले लोगों के लिए थी। अब आता है सेकंड, मुदालिर कमीशन। ये मुदालिर कमीशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसके दो तीन पॉइंट सुन लेते हैं। देखो, 23 सितंबर 1952 में आया था, 1952-53 में आया था। एंड आफ्टर राधा कृष्णन जो है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन थी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एस्टेब्लिश किया था, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ऑन 23 सितंबर, मैं बता चुकी हूँ। इसको ना सेकेंडरी कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके जो चेयरमैन थे ना, वो थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, ठीक है। और ये जो कमीशन था ना, उसने रिकमेंड किया डाइवर्सिफाई करिकुलम, यानी कि बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के करिकुलम बोला कि ऐड करो, है ना, इंटरमीडिएट लेवल में, और इंट्रोड्यूस करो 3 टायर अंडर ग्रेजुएट कोर्स को, ठीक है। और उसके बाद ना इसने बोला गया कि द ऑब्जेक्टिव जो होता है ना एजुकेशन का, सेकेंड एजुकेशन का, वो इंक्लूड करता है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, मतलब अच्छी वैल्यूज ह्यूमंस के अंदर इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो, इंप्रूवमेंट वो ना वोकेशनल कैपेसिटी में भी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, एफिशिएंसी, एजुकेशन फॉर लीडरशिप एंड डेवलपमेंट
डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, मेनली ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करी गई। जैसे कि वो गांधी की स्कीम थी ना नई तालीम वाली, वैसी ही थोड़ी टाइप की, ठीक है। तो ये क्या थी, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए थी, यानी कि 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात करी गई थी, यानी कि स्किल बेस्ड लर्निंग की बात करी गई थी, ना सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्किल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर मल्टीपर्पज जो है स्कूल की बात करी गई, 3+4 सिस्टम की बात करी गई, यानी कि 3 यानी कि यहाँ पे जो है सेकेंडरी एजुकेशन और 4 जो है वो हायर एजुकेशन की सिस्टम की बात करी गई है। इसमें वो ना आइडियल सिटीजन की बात करी गई है। उन्होंने बोला कि बुक्स लिमिट को छोड़ के उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करो, यानी कि सिर्फ बुक्स तक मत अटके रहो फॉर द नॉलेज, उसके बियॉन्ड जाओ, उससे बुक्स के बाहर जाओ, बहुत ज्यादा नॉलेज नॉलेज है, ठीक है। इसमें बोला गया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। होम साइंस जो है कंपलसरी कर दिया गया फॉर द गर्ल्स, एंड एग्रीकल्चर जो था वो कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया, ये सारी चीजें कंपलसरी कर दी गई। मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें स्कूल में, एंड गर्ल्स एजुकेशन की बात करी। अब गर्ल्स एजुकेशन में ना और भी चीजें आती है। फर्स्ट आता है 1958-59 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एजुकेशन बना था, जिनके चेयरमैन थे दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है। सेकंड आया था हमारा 1962 में, इसके थे नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन, इनके चेयरमैन थे हंस मेहता। नेक्स्ट आता है 1963 में, है ना, इसका नाम है भक्त सलाम कमेटी। इसके बाद आ रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन जो है कोठारी कमीशन, ठीक है। इसमें सारे लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करी है, सेकेंडरी हो, हायर प्राइमरी हो, सेकेंडरी है, हायर एजुकेशन, सब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की बात करी। इसको ना नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। 1964 से 1966 के बीच में आया था, ठीक है। एक तरीके से एडहॉक कमीशन था जो कि सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन करने के लिए ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, पूरा एजुकेशन को देखने के लिए ना, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके जो चेयरमैन थे वो दौलत सिंह कोठारी थे, चेयरमैन थे यूजीसी के उस टाइम के, ठीक है, वही थे। इन्होंने रिपोर्ट जो दी थी ना 26 जून 1966 में दी थी, और उसका टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीवाईक्यू में पूछ लिया गया है, ठीक है। द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, ये लाइन लिखी हुई थी उसपे, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो हम बनाए ना 1968 की, वो इन्फ्लुएंस्ड थी बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। तो नेशनल जो 10+2+3 वाला जो सिस्टम था ना 10th क्लास तक, फिर 2 यानी कि 11th 12th, एंड देन फिर 3 यानी कि ग्रेजुएशन वाला कोर्स 3 साल का, ये जो सिस्टम था ना, ये मेनली जो था इन्फ्लुएंस था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन ने दिया था, और उसके बाद फिर जाकर नेशनल पॉलिसी में 1968 वाले उसमें इंप्लीमेंट किया। अब इसके कुछ मेजर रिकमेंडेशंस देख लेते हैं। तो प्रोविजंस ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी थी 6 से 14 ईयर्स की। मुझे बताना फंडामेंटल राइट्स का कुछ या फिर डीपीएसपी का कुछ मैच कर रहा है कि कौन सा मैच कर रहा है, मुझे बताना कहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेजेस। इसमें ना 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करी गई, हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेज ऐसी एरिया में जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग पीपल्स नहीं है, ठीक है, तो वहां के रीजनल, जैसे मलयालम हो गया केरला में, तमिल, मलयालम, कन्नड़ कर्नाटक, ये सब, ठीक है, कर्नाटक में, ठीक है। इसकी रिकमेंडेशन क्या थी कि प्रमोट करना है रीजनल लैंग्वेज को, संस्कृत एज वेल एज इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी, प्रेफरेबली ज्ञान से इंग्लिश, ठीक है। फिर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करी गई, प्रोवाइडिंग फेवरेबल एंड एडिक्वेट सर्विस कंडीशन दी जानी चाहिए टीचर्स को, एंड प्रोवाइड करना चाहिए विद द नेसेसरी फ्रीडम कि वो अपने जो चीजें ना उसको कंडक्ट कर सके और पब्लिश करे उनकी फाइंडिंग्स को, ठीक है। फिर गर्ल्स एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया, एजुकेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल एजुकेशन, फिजिकली एंड मेंटली हैंडिकैप्ड चिल्ड्रंस के लिए भी बोला गया। मैथ्स एंड साइंस को भी इंटीग्रल पार्ट बनाया गया एजुकेशन का। प्रोवाइड किया गया रिसर्च ट्रेनिंग, लाइब्रेरीज, और बोला गया कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी कुछ फंड करने की बात करी, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स हैं। वैल्यू एजुकेशन की बात करी गई, न्यू यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने की बात करी, 6% ऑफ जीडीपी टू एजुकेशन में डालने की बात करी गई। एनईपी 2020 में भी ये बोला गया। ये एक तरीके से बेस बना था, यानी कोठारी कमीशन एक तरीके से, मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, बेस बना था 1968 के एनईपी पॉलिसी के लिए। 4 थीम्स इसकी थी, पिम्स PIMS करके इसको याद कर सकते हैं। तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, नेशनल इंटीग्रेशन, मॉडर्नाइजेशन, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट की 5 कंट्रीज थी, इसको याद रखना। इसका एक निमोनिक है फर्जी करके। F से फ्रांस, A से अमेरिका, R से रशिया, J से जापान और E से इंग्लैंड, ठीक है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। इसके बाद ना देखो कुछ चीजें स्टैब्लिश हुई थी, फॉर एग्जांपल 1945 में AICTE स्टैब्लिश हुआ था। मुझे फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना AICTE का फुल फॉर्म क्या है, अगर आप अभी यहाँ अभी तक रुके हो ना वीडियो पे, तो बिलीव मी ये वाली यूनिट आपकी बहुत अच्छे से होने वाली है। नेक्स्ट आता है 1956 में स्टैब्लिश हुआ है यूजीसी, 1961 में स्टैब्लिश हुआ है एनसीईआरटी, 1968 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, 1986 में सेकेंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, और थर्ड आई है 2020 में।
चलो अब हम थोड़ा-सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देख लेते हैं। दो इसमें से उतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं अभी, लेकिन 1 आध 2 क्वेश्चन तो आ ही जा सकते हैं। तो इसको हम पूरा तो नहीं छोड़ सकते, तो चलो इसको देखते हैं। देखो, मेन चीज़ ना देखो, ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है 21st सेंचुरी की, याद रखना। इसके पिलर्स क्या है? एक्सेस, इक्वालिटी, है ना? क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद ये जो पॉलिसी है ना, ये अलाइन करती है विद द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं सिर्फ आपको 2 से 3 पॉइंट्स बताऊँगी जो आपको याद रखने हैं, उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। तो ये जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ना, उसको याद नहीं रखना है। सिर्फ यहाँ पे ना ये चीज लिखी गई है कि द एम विल बी टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26.3% से जो 2018 में थी टू 50% बाय 2030। ये फ्यूचर का गोल है। तो ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि 50% किया गया है 2035 तक, है ना? एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की बात करी गई है हायर एजुकेशन में। सेकंड चीज आती है मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में क्या किया गया, है ना? बाय 2040 ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस शैल एम टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनाने की बात करी 2040 तक। उसके बाद बोला गया कि जो हायर एजुकेशन कमीशन है ना, वो सेटअप करेगा एक सिंगल ओवररीचिंग अम्ब्रेला बॉडी, ताकि एंटायर हायर एजुकेशन को वो देख सके, एक्सक्लूडिंग मेडिकल और लीगल को हटा दिया गया। ठीक है। इट वुड हैव अ 4 वर्टिकल्स, 4 वर्टिकल्स है, इसको याद रखना। फर्स्ट आता है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NHERC। सेकेंड आता है हमारा मेटा एक्रीडिएटिंग बॉडी, नाक वाली, NAAC होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। थर्ड आती है, थर्ड वर्टिकल आती है हायर एजुकेशन ग्रैंड काउंसिल, HGC। ये फंड वंड देने का काम करती है। फोर्थ वर्टिकल एकदम क्रोनोलॉजी लाइज याद करना है आपको। ठीक है। फोर्थ वर्टिकल कौन सा आता है? जनरल एजुकेशन काउंसिल, GEC। फ्रेम एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। ठीक है। अब एक थोड़ी सी वो हुई थी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना, उसको बोला गया कि आपके स्टैंडर्ड्स आप डिफाइन करो, है ना? और उनकी ना जो पावर्स थी ना, एक बिल आया गया जिससे उनकी पावर थोड़ी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी गई थी। ठीक है। तो इसीलिए ना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो चीजें है ना, ये वाली जो NEP की जो भी चीजें आ रही थी, उसमें ना प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपोज किया है इंक्लूजन ऑफ एजुकेशनल डिसिप्लिन अंडर NCHER वॉज, तो वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि इनकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करने की बात करी गई थी। अब दूसरी चीज ये कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसमें बोला गया कि आप मल्टीपल एंट्री ले सकते हो और एग्जिट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बीकॉम का एडमिशन लेते हो या फिर BA में एडमिशन लेते हो, तो एक बार जो एडमिशन ले लेते हो, उसका 3rd ईयर करने के बाद ही आप छोड़ते हो उसको, राइट? बट यहाँ पे क्या बोला गया, आपको 3 साल कंटिन्यू नहीं करना है। जैसे आपने 1 साल कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप गैप ले सकते हो, है ना? आपका मेडिकल इशू हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गया, आपने छोड़ दिया, फिर आप किसी और कॉलेज में या सेम कॉलेज में आप जाते हो, है ना? तो वहां पे जाके आपको सर्टिफिकेट दिखाओगे, तो अब आपको फर्स्ट ईयर फिर से नहीं करना है, आप सेकंड ईयर करोगे, और सेकंड करोगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, डिप्लोमा मिल गया, उसके बाद आप 3rd ईयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। तो इस तरीके की ये स्कीम थी, और ना इसका एम था ट्रू ग्लोबल सिटीजन बनाने का। ये पॉइंट याद रखना। अब हम देखते हैं कुछ 5 ईयर प्लान। तो देखो, एक आध दो क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, मुश्किल से 1-2 मिनट और है, और हमारे पूरा एकदम एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, 5 ईयर प्लान में फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 के बीच में था। इसमें 5 न्यू IITs बनाने की बात करी गई थी। सेकंड था 1956 से 61 में, इसमें ना स्टैंडर्ड ऑफ कॉलेज को बढ़ाने की बात करी गई थी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करी गई थी। थर्ड वाले में 1961 से 66 के बीच में एम्फेसिस दिया था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। जो सेवंथ थी ना, सेवंथ आती है 1985 से 1990 के बीच में। ठीक है। ये बोलता है नीड है हमको ट्रेन एंड एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज का, तो इसमें इस चीज के ऊपर बात करी गई। फिर एट्थ जो था ना 5 ईयर प्लान 1992 से 1997 के बीच में, इसमें बोला गया नोटेड दैट हायर एजुकेशन वाज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी वीकनेस, बहुत सारी वीकनेसेस थी, जैसे कि लो स्टैंडर्ड हो गया, फेलियर ऑफ, है ना, इंस्ट्रक्शन हो गया, आउटडेटेड सिलेबस हो गया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। इसलिए इसको बोला गया कि आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके आनी है और साथ में आपको विद वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। फिर आता है हमारा 9th वाला, 1997 से लेकर 2002 तक के बीच में था ये, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनोमस कॉलेज एंड डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे। इसमें टीचर्स ट्रेनिंग की बात करेंगे और बोला गया कि रिसर्च को और स्ट्रेंथन करो। उसके बाद हमारी 10th आती है 5 ईयर प्लान, जिसमें 2002 से लेकर 2007 के बीच में थी। इसमें बोला गया कि मैसिव इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करी गई फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन द कंट्री, यानी रिसर्च को प्रमोट करने की बात करी है मेन। ठीक है। उसके बाद 11th 5 ईयर जो प्लान था, उसमें ना 2007 से लेकर 2012 के बीच में था। इसमें बोला गया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 इंट्रोड्यूस किया गया और बोला गया कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है टू द चिल्ड्रंस, है ना?
ऑफ द एज 6 टू 14 ईयर्स, ठीक है। इसमें एक सेक्शन 21 ए जोड़ा गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। अब आप लोग को मुझे बताना है कि वो क्या था, 21 ए क्या था, ठीक है। तो हमारा हायर एजुकेशन यूनिट पूरा कंप्लीट होता है एंड आई होप आपने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा। देखो, मैंने कोई भी फॉर्मल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं करी है, बट सिर्फ़ आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट सेक्शन पे भी इस बारे में बात मत करना, ठीक है? देखो, मैं ना स्टार्ट करने वाली हूँ वन ऑन वन मेंटरिंग सेशन। आज 15 तारीख है और मैं इस वन ऑन वन मेंटरिंग सेशन को 1 तारीख से स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं सिर्फ़ कुछ ही लोगों को अपने बैच में लेने वाली हूँ। इस मेंटरिंग सेशन में हम वन टू वन बात करेंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझूँगी, मैं आपकी हर एक वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में देखूँगी, आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा के एंड देन आई विल नो कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन-सी यूनिट में आप कमज़ोर हो और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपको कौन-से यूनिट्स के कौन-से सेक्शन पे वर्क करना है। और ये जो सेशन होगा ना वो पूरे 1 घंटे का होगा। 1 घंटा हम गूगल मीट होता है ना उसमें वीडियो कॉल करके आप पूरा चीज़ डिस्कस करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन्स दूँगी, आप उसको सॉल्व करोगे और फिर उसके बाद हम लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट होंगे और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम्स होगी थ्रू आउट द एग्ज़ामिनेशन जो कि हमारा दिसंबर के एंड में होने वाला है, तब तक मैं आपको गाइड करती रहूँगी। आप लोग जो भी मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट के थ्रू पूछोगे, मैं आपको सब चीज़ का रिप्लाई करूँगी। इसका प्राइस मैंने अभी सिर्फ ₹200 रखा है। बट क्योंकि आपको पता है इस बार मैं नेट दे रही हूँ जेआरएफ के लिए, तो मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए मैं सोचा है कि मैं कुछ ही लोगों को रखूँगी और आई वांटेड कि ऐसे लोगों को रखूँ जो कि मेरी वीडियो पूरी देखते हैं। तो वो आप हैं जिसने मेरी वीडियो ये पूरी देखी है एंड तक। इस बारे में कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल मत बोलना, ये सिर्फ़ आप लोगों के लिए। और इस चीज़ की फॉर्मल अनाउंसमेंट मैं 1 दिसंबर को करूँगी, अभी नहीं। अभी जो मुझे मेल करेगा मैं उनको ही अपने बैच में लूँगी। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।